Hey guys, how are you all doing? Welcome to Sri Balaji Motivational and Educational Classes, and today we are going to start with chapter 1 Electric Charges and Fields Discussion with NCERT. है ना, हम कुछ दिनों से इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड बहुत ही ईजी तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, NCERT के साथ कोई डिस्कशन करेंगे, बिकॉज यू ऑल नो कि NCERT के साथ डिस्कशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के सेंस ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें जेई के एग्ज़ाम हो गया, फिर नीट हो गया, इवन आपके बोर्ड्स के लिए भी जो है NCERT इज़ बहुत यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर विद NCERT and let us start reading without wasting any time. So this is introduction. Let us start with introduction. All of us have experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. This is almost inevitable. Inevitable क्या होता है guys? Inevitable is what? Inevitable is, let us write it here. Inevitable is, अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आपको मीनिंग बताऊँ, दैट इज़, हाँ, यू कैन से श्योर टू ऑकर, और यू कैन से पक्का होगा ही, दिस इज़ डन, पक्का, और यू कैन से 99 to 100%, 99 to 100%, ठीक है, 99 to 100% इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये होगा। ओके, क्लियर। सो इंट्रोडक्शन में अब हम क्या बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या होता है ना, देखो आपको क्या दे रखा है फर्स्ट लाइन में कि आप क्या करते हो, स्पार्क होगा या फिर आप कोई क्रैकल करके कुछ, जैसे कि आप कोई वुल का आपने स्वेटर डाल रखा है, ठीक है, एंड व्हेन यू टेक ऑफ दैट स्वेटर ना, सो कोई भी स्वेटर हो या फिर कोई सिंथेटिक फाइबर हो गया, सो व्हेन यू टेक ऑफ दैट ना, तो क्या होगा, आपको कुछ स्पार्कल जैसे आवाज़ आएगी, जैसे दोनों उनके जो वुल हैं वो एक तरह से स्पार्क करते हैं और उनके बीच में से आवाज़ आती है ना। पर्टिकुलरली ये कैसा होता है, ड्राई वेदर में होता है, सूखे मौसम में होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल। इनएविटेबल मैंने आपको बता दिया ना कि पक्का जो होना ही है, ये ऑलमोस्ट ना पक्का होता है कब, पॉलिस्टर साड़ीज़ में। अगर मैं पॉलिस्टर साड़ी की बात करूँ, यानी कि मेनली मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ, पॉलिस्टर के कपड़े में, है ना, पॉलिस्टर साड़ी। ओके, सो आपको एग्जांपल दे रखे हैं NCERT ने कि ऐसा होता है, ऐसे थिंग्स ओकर होती है, मतलब कि यहाँ पर स्पार्क और हियरिंग हो गया इन सिंथेटिक और स्वेटर, और यू कैन से पॉलिस्टर साड़ी इन ड्राई वेदर, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव दिस ऑलमोस्ट, हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। देखो बचपन से ही ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि अब आप 11th-12th में आए हैं जब भी आपको ये फिनोमिनास पता लगे कि भाई हाँ पॉलिस्टर साड़ी जब हम रब करते हैं जब भी पता लगता है, या फिर सिंथेटिक क्लॉथ्स या स्वेटर में। ऐसा तो है नहीं जब आप 11th-12th में आए या फिर 10th में जब भी आपको पता लगा, नहीं, ऐसा तो बचपन से ही होता है। तो क्या आपने आज तक सोचा है कि इस फिनोमिना का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द पर्टिकुलर रीज़न कि फिनोमिना हो क्यों रहा है? चलिए आप जिस रीज़न को हम समझते हैं। सो अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज अ लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है, दैट इज लाइटनिंग, जो कि हम स्काई में देखते हैं ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हो गई जो हमने अब तक करी है ना। ये तो बिल्कुल आपको क्या देना चाह रहा है इतने पार्ट में, तो जो हमने पढ़ा है अब तक, ये आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपको सेंस बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने चीज़ें तो पढ़ ली, प्रैक्टिकल एक तरह से नॉलेज आपको बताना चाहता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ओके, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक ईदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ ए कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम अवर सीट, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस पूरे को रीड कर सकते हैं। ये सब क्या दे रखा है आपको एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, और हमने लाइटनिंग वाला रीड कर लिया, सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इधर बाय ओपनिंग डोर ऑफ ए कार। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स गिवन है। सो स्टार्टिंग, अब जैसे हम यहाँ से रीड करें,
You have might have also heard that this is due to generation of static electricity. अब जैसे हम इन दो एग्जांपल्स की बात करें क्योंकि हमने तो ये दो और ये तीसरा भी पढ़ा है ना, तो फिर इसमें क्या है कि ये सब जो हमने पढ़ लिया उसके बाद जैसे यहाँ पे एक और दे रखा है रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसिस, तो इस सब को पढ़ने के बाद हमें एक तरह से कंक्लूजन क्या मिलता है कि यहाँ पर क्या है, जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। ठीक है, जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। भाई देखो, अगर आपके पास लेट्स सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ स्वेटर्स और सिंथेटिक फाइबर, ओके, सो आई एम रबिंग दिस ऑल, ओके, सो अगर मैं स्वेटर का ही एग्जांपल लूँ, इफ़ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ स्वेटर, देन स्वेटर में क्या होता है, अब यहाँ पर कोई चीज़ मूविंग में तो होती नहीं है, यहाँ पे मोशन तो होता है नहीं, तो यहाँ पर जो भी हमें चार्ज हो रहा है या फिर जो हमें स्पार्कल सुन रहा है वो कैसा होगा, वो सब स्टैटिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ मोशन में तो नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते कि यहाँ पर चीज़ें मूविंग है, नहीं है, तो डायरेक्टली हमें क्या पता लगता है कि हाँ वो स्टैटिक हैं। सिंथेटिक फाइबर में भी ऐसा ही है, सिंथेटिक यू कैन से क्लोथ में, सिंथेटिक क्लोथ में, या फिर यू कैन से लाइटनिंग में भी, और कार डोर में भी, कार का डोर, अब कार का डोर तो मूविंग नहीं है ना, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं आपको कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, स्टैटिक करंट, ठीक है, किसकी वजह से हो रही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। दिस इज प्रेसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर में भी कुछ इसी की बातें करेंगे। सो स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। ये मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। बट नाउ इफ यू आर मूविंग विद एनसीईआरटी, तो हम एनसीईआरटी के साथ फिर से इन बातों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक होता है एनीथिंग दैट डू नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि दैट इज एट रेस्ट। अब रेस्ट पे कोई चीज़ है, दिस एनी बॉडी इज इन रेस्ट, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही। अगर मैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ करूँ, प्लॉट करूँ, एस टी, सो टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो यही है ना, यही वाला, बट टाइम इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो कुछ इस तरीके से मैं आपको एक समझाना चाहती थी यहाँ पर, आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस, यानी कि चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फोर्सेज वो पढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो आपको वर्ड से ही पता लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से फोर्सेस और फील्ड्स और पोटेंशियल, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज जो चीज़ें बनाता है, कोई एग्जर्ट करता है ना, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पूरी वो बेसिक सी इंफॉर्मेशन जान ली, उसको पूरा रिवाइज कर लिया बेसिकली, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में करा था। ओके, और उससे एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम्पल्स भी समझ लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इन डिटेल। हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट Ampere rubbed with wool or silk cloth attract light objects goes to Thales of Miletus, Greece, around 600 BC. The name electricity is coined from the Greek word electron meaning ampere. Electron word से ही ओके, सो ये तो क्या हो गया, एक ब्रीफ बात हो गई। तो मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन को कौन से किस टाइम में बात करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की, सबसे पहले 600 BC में, और किसने करी थी, थेल्स ऑफ मिलेटस, ग्रीस ने करी थी, हमें एनसीईआरटी ने बता दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वर्ड से मिला है हमें, इलेक्ट्रॉन जो नेम है, इलेक्ट्रॉन, वेट अ सेकेंड, इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है ना वो हमें इस वर्ड से मिला है जिसका मीनिंग होता है अम्पेयर। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट और यू कैन से
नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछे जाते बट येट ओके एनसीईआरटी में गिवन है, सो दैट होल इज इम्पॉर्टेंट इफ इट गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ गिवन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, सो वी हैव रेड दैट। ओके सो नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऑन रबिंग। ओके सो many such pairs of material were known which on rubbing attract light objects like straw, pithballs and bit of paper. Bits of paper क्या होता है, एक बड़े पेपर के लेट्स सपोज दिस उसके छोटे छोटे पीसेस, यानी कि कुछ इस तरीके से पीस हो गए, कुछ इस तरीके से है ना, तो ये क्या होगा, बिट्स ऑफ पेपर, पिथबॉल, स्ट्रॉ। ठीक है, सो इन सभी चीज़ों को, जैसे कि कई सारी चीज़ें हमें ऐसी पता लगी जो कि इन छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। जब हम किन्हीं दो चीज़ों को रब करते हैं सो उसके बाद जब उन दो चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया तो ये अट्रैक्शन शो कर रही थी। ठीक है, सो ये यहाँ पर बताया गया। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ वाइट पेपर एंड लाइटली आयरन दैम। एक ये आपका वाइट पेपर होगा, ओके इसकी आपको लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट करनी है, लाइक सपोज दिस। ओके सो इसकी आपको क्या करनी है, लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट करनी है एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आयरन करना है इन स्ट्रिप्स पे। यू हैव टू आयरन दिस पेपर स्ट्रिप्स। ओके आपको क्या करना है, आयरन करना है, आयरन मतलब प्रेस करना है ना, हॉट यू हैव टू डू इट, गरम। हाँ, टेक them near a TV screen or computer monitor. You will see that the strips get attracted to the screen. अगर इस स्ट्रिप को आफ्टर आयरनिंग, ठीक है, मैंने क्या कहा, आफ्टर आयरनिंग अगर आप किसी टीवी स्क्रीन के पास लेकर जाते हैं ना, सो यू विल ऑब्जर्व दैट ये जो स्क्रीन है ना, ये इसे अपने पास बुलाना चाहती है। दिस वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट, दिस टेंड टू अट्रैक्ट दिस, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है अपने पास। क्लियर, ये इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो एक फिनोमिना तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, वाइट पेज लेना है, उसकी स्ट्रिप्स कट करनी है, उनको आयरन करना है और फिर उसको टीवी स्क्रीन के पास लेकर जाना है। Then you will see that the strips get attracted to the screen. In fact, they remain stuck to the screen for a while. यानी कि अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो उस स्क्रीन पे वो थोड़ी देर तक वहीं पर चिपकी भी रहेंगी, यानी कि स्टक हो जाएंगे। स्टक यानी कि वहीं पर अटक जाना, चिपक जाना, like that. It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, two glass rods, let's suppose this to be glass rod, and इन दोनों को हमने क्या कर दिया, we have rubbed these both। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, रबिंग कर दी। ओके रबिंग कर दी एंड हमने क्या किया, जस्ट ऑब्जर्व इफ टू ग्लास रॉड्स, ये क्या है, ग्लास रॉड्स। ओके ग्लास रॉड्स हैं एंड इफ टू ग्लास रॉड रब्ड विद वूल, हम इनको वूल के साथ सॉरी एक दूसरे के साथ, देखो ये अलग एक्सपेरिमेंट में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है एक दूसरे के साथ करने वाला, वो भी होगा बट वो अलग एक्सपेरिमेंट में होगा और वो शायद आपको रेफरेंस बुक्स में दिया जाता है। ओके सो रेफरेंस बुक्स में भी मिलेंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, सो उसमें मिलेगा आपको ये वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही थी। खैर एनीवेज वी हैव टू फॉलो अपना एनसीईआरटी। सो हमें क्या करना है, हमारे पास ये लेट्स सपोज एक ग्लास रॉड है और हमें क्या करना है, इस वुल के साथ लेट्स सपोज दिस टू बी वुल एंड हमने क्या कर दिया, इन दोनों को रब कर दिया। ठीक है, तो जब when glass rod rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other, यानी कि इसको भी अगर मैंने वुल के साथ ही रब कर दिया, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जब इन दोनों को देखा, यानी कि जब मैंने बाद में इन दोनों को देखा ना हटा के, तो इन दोनों में क्या हो रही थी, रिपल्शन हो रही थी। इन दोनों में क्या हो रही थी, रिपल्शन।
Let's understand it once again. It was observed if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. देखो मैंने आपको अभी बताया और मैं दोबारा बता दूंगी, नो प्रॉब्लम. ये मेरे पास क्या है, ग्लास रॉड है. ओके, लेट अस टेक अ डार्क कलर. एंड ये मेरे पास क्या है, वुल है. ओके, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया. ओके, रबिंग कर दी. रबिंग के बाद अब क्या हुआ, अब मैंने इन दोनों को अट्रैक्ट करा दिया. इन दोनों को मतलब इन दोनों को पास रख दिया, नॉट अट्रैक्ट, पास रख दिया. अब क्या पता लगा मुझे, यहाँ पर रिपल्शन हो रही है, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे. स्टेप्स क्या फॉलो हुए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 ग्लास रोड्स ली, रब्ड विद वुल. सेकेंड स्टेप, नाउ ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर. ठीक है, 3 स्टेप्स में. ठीक है, 4th यू कैन से या फिर 3rd स्टेप में आपको पता लग गया कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर. द 2 strands ऑफ वुल और 2 pieces ऑफ सिल्क क्लोथ, यानी कि यहाँ पे वुल या फिर आप सिल्क क्लोथ को यूज़ कर सकते हो ना. तो फिर जो चीज़ आपने यूज़ की है, वुल या फिर सिल्क क्लोथ, विद विच द रॉड्स और रब्ड ऑल्सो रिपेल ईच अदर, यानी कि रॉड्स ने तो एक दूसरे को रिपेल किया ही, बल्कि वो जो वुल था ना, उसने भी, उस वुल को या फिर सिल्क को देखा गया तो उन्होंने भी एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया. ओके, दे ऑल्सो रिपेल्ड ईच अदर. सो यहाँ पर क्या हो गई, रिपल्शन हो गई. ओके, नाउ with which the rods were removed, rubbed also repel each other. However, the glass rod and wool attract each other. Similarly, 2 plastic rods rubbed with cat's fur repelled each other but attracted with the fur. 2 plastic rods जो थी, again take that as plastic rod, PR, rubbed with cat fur. ठीक है, इनको जब मैंने कैट फर के साथ रब करा, ओके, देन क्या हुआ कि रिपेल्ड ईच अदर. इन दोनों ने रिपेल किया, इन दोनों ने रिपेल किया, बट इन दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट किया. इन दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट करा. ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं. अब ये मेरे पास क्या है, ग्लास रॉड है. ठीक है, और ये मेरे पास सिल्क थ्रेड है. ठीक है, तो फिर इन जब दोनों को मैंने किया तो फिर यहाँ पर क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है. देखो ये अट्रैक्शन शो कर रहा है. प्लास्टिक रॉड अट्रैक्शन, यानी कि प्लास्टिक रॉड और यहाँ पे क्या है, सिल्क थ्रेड है, अट्रैक्शन. अब क्या हो रहा है, ये देखो क्यों हो रहा है, सब माइनस माइनस रिपल्शन, पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव रिपल्शन. और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड, सिल्क थ्रेड के साथ क्या हो रही है, यस. सो यही मैंने आपको अब तक समझाया और आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा. ओके, नाउ अब इतना आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस ऑल एंड लेट्स कैन से यहाँ पर लिखते हैं. चलो, so practice till here and thank you. Don't forget to hit the like button and subscribe the channel. Okay, so let's meet on the next video. Till then, bye bye.